नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है मसा और लसा, यानी HCF और LCM। तो आज हम इसमें देखेंगे बेसिक। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो में आपने 5 चैप्टर तक का पूरा सोल्यूशन देख लिया है, समझ लिया है, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप ज़रूर 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। न आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा। आज शुरू करते हैं हम HCF और LCM। और HCF और LCM में जो भी बेसिक चीज़ें आपके बुक में दिया गया है वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बेसिक को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है आपका मसा और लसा। मसा और लसा, मसा और लसा, इसका पूरा नाम हो जाता है आपका, जानते हैं क्या? मसा कहें तो हमारा हो जाता है महत्तम समापवर्त्य। गलत, महत्तम समापवर्तक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्त्य बोल देते हैं या फिर लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लेकिन वो गलत होता है। वास्तव में इसको हिंदी में क्या कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये बेसिक चीज़ पहले समझ लीजिए। नहीं तो हम अक्सर कह देते हैं महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। कभी कभी हम लघुत्तम समापवर्तक कह देते हैं, लेकिन होता वो नहीं है। होता जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मसा का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसको अगर इंग्लिश में शॉर्टकट दें तो इसका मतलब होता है HCF। अगर हिंदी में हमने शॉर्टकट लिखा है तो इसको इंग्लिश में भी शॉर्टकट कर देते हैं। इसको बोलते हैं LCM। इसको क्या बोलते हैं? LCM। इसको बोलते हैं LCM, इसको बोलते हैं HCF। अब देखिए, महत्तम समापवर्त्य होता है या महत्तम समापवर्तक होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये पहले हम कर लेते हैं। महत्तम के साथ जब भी आएगा, महत्तम के साथ जब भी आएगा तो आपका महत्तम समापवर्तक आएगा, महत्तम समापवर्तक ही आएगा, ठीक है। और जब भी लसक है तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य ऐसे होता है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य, थोड़ा सा देखिए लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है हमसे। तो इसका मतलब होता है जब भी आपको क्या होता है देखने को मिल जाए लस, तो इसको आप पूरा अगर हिंदी में कहना चाहेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य कह सकते हैं, न कि लघुत्तम समापवर्तक। बहुत सारे लोग लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं। लघुत्तम तो कहते हैं लेकिन समापवर्तक कह देते हैं, जो कि सरासर गलत है। बहुत सारे लोग महत्तम तो कहते हैं लेकिन महत्तम के साथ समापवर्त्य लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आशा करते हैं ये बात समझ में आ रहा है। अब HCF का मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। LCM का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका लिस्ट, LEST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब ये होता क्या है वास्तव में, ये तो केवल शॉर्टकट की और लॉन्ग फॉर्म की हमने बात की है इंग्लिश और हिंदी में, ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कि मसा क्या होता है, इसको किस प्रकार से निकालते हैं, कितने तरीके हैं, इस पर बात करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको हम विस्तार से चलते हैं, प्रत्येक पद का हम खंडन करेंगे। मसा क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है। हो सकता है कि आप बुक से भी समझ सकें, बट मैं फिर भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम मसा के बारे में अगर बात करें तो मसा को, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं म और स। इसमें लैंग्वेज समझने से बेटर आपको समझ में आएगा कि आप उदाहरण से समझ जाएं, ठीक है। तो मसा अगर कह रहा है तो इससे पहले, मसा से पहले, यानी हम अगर कहें कि मसा कहें
या फिर इसको HCF कहें, बार बार इसलिए इसके साथ लिख रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। और मसा जब भी कहें तो महत्तम समापवर्तक ही कहें, पवर्त्य नहीं, ठीक है। तो इससे पहले, इसको जानने से पहले दो टर्म आपको जानने पड़ेंगे। पहला टर्म ये हो जाता है आपका कि आखिर अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। अपवर्तक को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तक क्या होता है, और एक आ जाता है टर्म आपका समपवर्तक क्या होता है। समपवर्तक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ये दो टर्म आपको समझने होंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि मान लीजिए कि कोई 50, जैसे मान लेते हैं कि 20 एक ऐसी संख्या है, तो आप बताइए कि 20 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि विभक्त कर देती है। तो आप कहेंगे कि अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर हमने 20 ले लिया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि 20 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त कर देंगी, तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब होगा कि 1 है, 2 से भी ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 3 से नहीं होगी, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 4 से, 5 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट बचेगा जो 20 होगा, इसी संख्या से विभक्त हो पाएगी। 20 जो है संख्या 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, इस संख्या का ये सब क्या है, अपवर्तक है। ये 20 जो है एक दी हुई संख्या है, और दी हुई सभी संख्याओं से, ये दी हुई संख्या इन सभी संख्याओं से विभक्त हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये 20 का अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो 20 के अपवर्तक आप कहेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20, इसके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता है 20 का अपवर्तक। तो आप समझ गए हैं कि किसी दी हुई संख्या को जो जो संख्याएं विभक्त कर देती हैं, उन सभी संख्याओं को दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 20 का, इसको हम क्या बोलते हैं, 20 का, इसी को बोलते हैं अपवर्तक। इसी को क्या बोलते हैं, 20 का अपवर्तक, यानी इसी को 20 का फैक्टर भी बोलते हैं। तो आपसे फैक्टर भी पूछा जा सकता है, अपवर्तक भी पूछा जा सकता है। इसी को, अपवर्तक को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड भी बोल सकते हैं। इसका क्या कह सकते हैं, गुणनखंड भी। फैक्टर मतलब गुणनखंड ही होता है, तो आप अपवर्तक को गुणनखंड भी बोल सकते हैं, गुणनखंड, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अपवर्तक कहिए या फैक्टर कहिए या गुणनखंड कहिए, तो आप समझ गए कि किसी दी हुई संख्या को जो जो संख्याएं विभक्त कर देती हैं, उस संख्या, दी हुई संख्या का वो सभी संख्या क्या होती हैं, अपवर्तक होती हैं। समझ गए। अब देखिए, अब एक टर्म तो अगर समझ गए हैं, तो दूसरा टर्म आसान हो जाएगा आपको समझने में। और इसके बाद इन दोनों के बाद आता है मस, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब रह गई बात कि अगर हमने यहाँ पे ये लिखा अपवर्तक, फैक्टर, गुणनखंड, समापवर्तक, ठीक है। अब समापवर्तक क्या होता है, इसको समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि अपवर्तक क्या होता है। अब आते हैं समापवर्तक। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ दिख जाएगा आपका। समापवर्तक क्या होता है ये समझिए। समापवर्तक, समापवर्तक क्या होता है, इसको उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा 20, ठीक है। 20 एक आपने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद अगर हम यहीं पे लिख लेते हैं आपका 30, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका 20 का 20 का पहले हम लिखेंगे अपवर्तक कितना होगा। तो 20 का अपवर्तक हमें दिख रहा है भाई, क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ये तो हमें दिख रहा है कि 20 को कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभक्त कर देंगी, तो वो आप लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20, यही है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं संख्या है। 30 को अगर उसी प्रकार से पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 नहीं, 8 से नहीं, 9 नहीं, 10 से हो जाएगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 से हो जाएगा, और उसके बाद एक आ जाएगा 30। बस यही इतनी संख्याएं हैं जो कि 20 और 30 को पूर्णतः विभक्त कर देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20 और 30 का
समापवर्तक क्या होगा। समापवर्तक मतलब समझ रहे हैं, सम प्लस अपवर्तक। सम प्लस अपवर्तक मतलब समान और अपवर्तक, यानी अपवर्तक जो संख्या दी गई संख्या को विभक्त कर देती है, जो संख्या। तो हमें सम कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि समान रूप से दोनों में कटने वाली संख्याएं अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो समापवर्तक कौन कौन सी होगी दोनों में, तो दोनों में मिलने वाली संख्याएं जो दोनों को विभक्त करें, तो एक दोनों को विभक्त कर देंगी, दो भी दोनों को विभक्त कर देंगी, चार इसमें है, चार इसमें नहीं है, तो चार ये नहीं हो सकता है समापवर्तक, पाँच हो सकता है, क्योंकि पाँच इन दोनों संख्याओं को विभक्त कर देती है। अच्छा 10 है, 6 तो नहीं है, 10 है, तो 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है 10 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर देगी। उसके बाद 20, 15, 30 नहीं है। अगर यहाँ तक देखा जाए तो जितनी भी दी गई है संख्या, तो आप कह सकते हैं कि इसमें समापवर्तक कौन कौन से होंगे। तो 20 और 30 में समापवर्तक कौन कौन सा दिख रहा है, वैसी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को, इसको अगर भाषा के रूप में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसमें चूंकि देखिए समापवर्तक आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास दो नंबर्स होंगे, क्योंकि तुलना करना होगा तब ना कि देखना पड़ेगा कि दोनों में समान मिल रहा है कि नहीं। एक से तो कर नहीं सकते, एक से केवल और केवल अपवर्तक आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको दो संख्याएं होनी चाहिए या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, यानी उसमें तुलना करना पड़ता है कि दोनों में अवेलेबल है कि नहीं, तभी आप समापवर्तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको समापवर्तक कहा जाए तो इसमें क्या कहेंगे कि एक समापवर्तक है 20 और 30 का, दो समापवर्तक है 20 और 30 का, चार तो नहीं होगा, 5 समापवर्तक है 20 और 30 का। उसी प्रकार से आप 10 भी कर सकते हैं, समापवर्तक है 20 और 30 का, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं समापवर्तकों की संख्या 20 और 30 में 4 है। वो कौन कौन सी है पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। बस ये आप कह सकते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए हो कि समापवर्तक क्या होता है, कि किसी दी हुई संख्या को किसी दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को जो संख्या विभक्त कर देती है, वो सभी संख्या उन संख्याओं का क्या होता है, समापवर्तक होता है। तो समापवर्तक में हमेशा दो संख्याओं में तुलना किया जाएगा, उन दोनों संख्याओं के अपवर्तक में देखा जाएगा कि कौन कौन से अपवर्तक मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे वो समापवर्तक है। समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो अब आपने दो टर्म समझा, अपवर्तक, समापवर्तक। अब देखिए इसके बाद ही आपको समझना है मौसा क्या होता है। तो अब इसी पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा महत्तम, केवल समापवर्तक अगर समझ गए हैं ना, देखिए समापवर्तक समझ गए तो इसी में लगा है महत्तम, काम खत्म, आपका समझ गए यहाँ तक महत्तम। अब आपसे पूछा जाएगा कि महत्तम समापवर्तक आप बताइए, महत्तम समापवर्तक अब बताइए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि समापवर्तक तो आपने समझ लिया कि समापवर्तक क्या होता है, कि दो या दो से अधिक संख्याओं में हमें देखना होता है कि दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभक्त कर देंगे। तो इसमें हम देख लेंगे, तो ये तो हमारा पता चल गया कि इस नियम से हमने देख लिया समापवर्तक। अब इसमें केवल जोर देना है कि महत्तम कौन सी संख्या है। तो इसमें महत्तम मतलब क्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, महत्तम का है तो बड़ी सी बड़ी संख्या। और वैसे भी महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक वाले क्वेश्चन में आपको ये भी समझना होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो इसमें आपको HCF निकालना होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, ठीक है। ये भी एक मतलब नियम समझ लीजिए, एक तो वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से ही निकल पाती हैं। तो ये समझ गया कि महत्तम समापवर्तक समझ गया। तो महत्तम का मतलब क्या, कि इसमें बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है, 10। तो अगर आपको 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक पूछ दिया जाए, जिसको हम HCF बोलते हैं, कहते हैं कि HCF 20 और 30 का क्या होगा, तो हम नियम लगाते हैं या भाग विधि द्वारा लगाते हैं, चाहे जो भी आप बेसिक जानते होंगे पहले से, तो वो चीज़ें आप करते होंगे। तो आप यहाँ से समझ गए। तो पहला विधि तो आपका ये होगा कि आप गुणनखंड इसका फैक्टर कर लीजिए,
तो फैक्टर किया है, यानी इसका हमने क्या किया कि अपवर्तक निकाल दिया। अपवर्तक के मेथड से हमने क्या निकाल दिया, इसका महत्तम क्या हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या यही ना है जो दोनों को विभक्त कर रही है, तो 10 हो गया। तो सिंपल इसका कह देंगे कि 10 इसका महत्तम समापर्तक यानी HCF आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि ये आप महत्तम अपवर्तक, समापवर्तक और उसके बाद महत्तम समापवर्तक, अब समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तो हो गया कि ये फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि ये सिंपली हमने जान लिया कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक को कितने विधि से हम निकाल सकते हैं और किस प्रकार से निकालते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं महत्तम समापवर्तक को, इसकी विधि कितनी है। इसको हम 3-4 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए महत्तम समापवर्तक की विधि बता देते हैं आपको। विधि, पहला विधि तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं महत्तम समापवर्तक। पहला मेथड आपका हो जाएगा कि आप इसके अपवर्तक के विधि से निकाल सकते हैं। अपवर्तकों को लिख कर, अपवर्तकों को लिख कर एक विधि हो जाएगा ये, अपवर्तक लिखकर। उसके बाद आप गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, वही चीज़ अपवर्तक को लिखकर या फिर उसको अलग अलग खंडित करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको विधि बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड कह सकते हैं। 3 नंबर हो जाएगा आपका भाग विधि। 3 नंबर क्या हो जाएगा, भाग विधि। और इस भाग विधि में भी 2 विधि है जिसको हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विधि नंबर 1 कर लीजिएगा और विधि नंबर 2 हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाग विधि में 2 विधि आ जाता है, गुणनखंड विधि, एक अपवर्तकों को लिखकर हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला अगर हम ले लें उदाहरण कि अपवर्तकों को लिखकर, तो अभी हमने आपको समझाया कि उसका HCF हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF निकालने की जो है विधि यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आपसे कह दें कि आप 9 और 36 का आप निकाल दीजिए HCF। ठीक है, तो पहला विधि हम प्रयोग करेंगे 9, 36 का HCF निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड कौन सा विधि, अपवर्तकों को लिखकर। तो अपवर्तक को हम किस प्रकार से लिखते हैं वो आइए देखते हैं। अपवर्तक को हम ऐसे लिखते हैं, 9 का अगर अपवर्तक हम लिखें, चूँकि ये विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो 9 का पहले हम अपवर्तक लिखेंगे। तो अपवर्तक क्या होता है, दी हुई संख्या को जो संख्याएं विभाजित पूर्णतः कर देती हैं वही इस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। ये आपको पता चल गया। तो हम जानते हैं कि 9 को 1 भी विभाजित करता है, 2 नहीं करेगा, 3 करता है। 3 जब 3 हो जाएगा, 3 के बाद डायरेक्ट 9 ही करता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं करता है। तो ये हमने समझ लिया। अब उसके बाद 36 का हम क्या लिखेंगे, अपवर्तक लिखेंगे। तो 36 का अपवर्तक कितना होता है पता है, 36 का अपवर्तक 1 से भी विभाजित हो जाता है 36, तो ये इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से भी विभाजित होता है 36, 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित हो जाता है, 5 से नहीं होता है, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से हो जाता है। 9 के बाद हम क्या जाएंगे, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। यानी ये विभाजता के नियम आपको पता होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं। हालांकि ये मेथड बिल्कुल आसान मेथड भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल टफ मेथड भी नहीं कह सकते हैं। इसको हम अभी केवल आपको बता रहे हैं। आप तुलना करके जो भी जिस मेथड पर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा वो मेथड आपको ईजी लगने लगेगा। तो अभी हम विधि नंबर 1 अपवर्तकों को लिख कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 18 हो जाएगा, उसके बाद आपका 36 हो जाएगा। जैसे ही हम अपवर्तक ठीक दी गई संख्या के आधे तक पहुँचते हैं, उसके बाद हमारा कोई भी संख्या दुनिया की नहीं काट सकती है। आप डायरेक्ट 36 उसी संख्या को लास्ट में लिख सकते हैं। जैसे हमने 18 तक लिखते चला गया तो 36 का आधा होता है 18, 18 तक जब चले जाएंगे तो उसके बाद से कोई भी संख्या इसको डिवाइड पूर्णतः कर ही नहीं सकती है। इसलिए आधे तक अगर लिख दिए
अपवर्तक को, तो उसके बाद डायरेक्ट आप उस संख्या को रख दीजिए, आपका अपवर्तक टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब देखिए कि इसमें 3 ही अपवर्तक है, हालांकि इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट यहाँ पे हमें 3 ही मिला, तो इसी से हम क्या करते, इसको 3 तक लिखते। 3 तक नहीं, जहाँ तक ये लास्ट मिला है वहाँ तक अगर इसमें जाते और मिल जाता तो आपका अपवर्तक की संख्या आसानी से ज्ञात हो जाता। जैसे मान लेते हैं कि 9 का हमने अपवर्तक टोटल जो लिखा है 139 है। अब इसमें अधिक बड़ी सी बड़ी संख्या हमें ढूंढ लेनी है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे भाई 9 दिख रहा है और ये भी 9 इसमें भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अपवर्तकों की महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम, यही तो काम कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक कब निकालते हैं, समापवर्तक कब निकालते हैं, दो संख्याओं के बीच में समापवर्तक निकालते हैं, दोनों में देखते हैं कि वो मिल रही है कि नहीं, और इसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन मिल रही है। तो सबसे बड़ी 9 है, इसमें भी 9 है, जो दोनों में अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो बड़ी देखा जाए तो 36 इसमें है, लेकिन 36 इसमें तो नहीं है, लेकिन दोनों में होना चाहिए, तब ना समापवर्तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो आपका इसका HCF क्या हो जाएगा, 9 और 36 का HCF सिंपल आप कह देंगे कि आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ये पहली मेथड हो गई कि अपवर्तकों को लिखकर आप आसानी से इस विधि का प्रयोग से आप निकाल सकते हैं इसका क्या, HCF। अब रही बात कि अगर गुणनखंड विधि द्वारा आपको करना है तो किस प्रकार से करेंगे उसको बताते हैं। ठीक है, ये समझ गए किस तरह से करना है। चलिए, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार देखने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम छोटा सा उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब इसी में मान लीजिए कि 3 संख्याएं होती तो तीनों में हम अपवर्तक लिखते और तीनों में जो संख्याएं मिलती, जो तीनों में वैसी संख्या आती एक जो तीनों को विभक्त करती, तो वही आपका समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो होगी वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, तो एक विधि से हमने अपवर्तकों को लिखकर हमने देख लिया कि इसका हम HCF कैसे निकालेंगे। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसी संख्या का HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 9 का फैक्टर कर लेते हैं। गुणनखंड तो करने आता है, इस प्रकार से हम करते हैं। दिख रहा है कि नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। कौन सा, 9 का फैक्टर करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 से जा सकता है, तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा। तो इसका हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा 3 गुना 3, मतलब अगर कहें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर ये हो जाएगा। 36 का फैक्टर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 18 दूना 36, फिर यहाँ पे कर लेंगे 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर यहाँ से कर लेंगे 3 से जाएगा, 3 तिरिका 9। अब हमारे पास इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 का पावर 2 है और इसमें देखेंगे 3 का पावर 2 है, 3 भी 2 बार, 2 भी 2 बार। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए गुणनखंड विधि में यही होता है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसमें हम देखते हैं कि दोनों में मिल रहा है कि नहीं। जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कहें तो कौन सा, जो भी संख्या आए हैं, जैसे 3 है तो एक अभाज्य संख्या है और इसी के रूप में गुणनखंड हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम इसको अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 आया है इसमें तो 2 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जब 2 है तो इसी के फॉर्म में हमारा गुणनखंड हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 2 जो आया है दोनों में मिल रहा है, तो 2 तो दोनों में मिल ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़िए देंगे। ठीक है, दोनों में मिलने वाले का हम क्या करते हैं, न्यूनतम घात देखते हैं। दोनों में मिलने वाला एक ही अभाज्य गुणनखंड है, वो है 3, जो कि 3 पहले वाले में मिल रहा है और दूसरे वाले में भी मिल रहा है। अगर इसमें हमारा 2 नहीं मिल, अगर इसमें भी 2 मिल जाता है तो 2 को हम सम्मिलित कर लेते हैं। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी दोनों में जो मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे, न्यूनतम घात लिखेंगे, इसका न्यूनतम घात। तो 3 का न्यूनतम घात मतलब छोटा से छोटा घात, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 होता और यहाँ पे 2 होता, तो हम क्या लेते हैं, 5 वाले को छोड़ देते और 2 वाले के घात को ले लेते। मतलब कि अगर इस दोनों में 2 ही मिल रहा है तो किसी में से उठा लीजिए, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो 3 के पावर 2 मतलब 3 गुने 3 मतलब 3 तिरिका 9, यानी महत्तम समापवर्तक आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे स्थिति बनती न्यूनतम घात जो बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 3 होता तो हम 3 के पावर 3 वाला लेते, 3 के पावर 5 वाले को छोड़ देते, अगर ऐसा होता तो।
समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसका HCF गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं महत्तम समापवर्तक का। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हैं। तो दोनों विधि आपने समझ लिया। अपवर्तक को हमने अलग अलग अपवर्तक लिखकर भी कर लिया, गुणनखंड विधि द्वारा भी देख लिया कि न्यूनतम सब में दोनों में मिलने वाले 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 10 संख्या हो, सभी संख्याओं में कॉमन जो मिलने वाला संख्या है उसी का कम से कम घात देखते हैं, न्यूनतम घात देखते हैं, और वही उसका क्या होता है महत्तम सम। अब जैसे मान लीजिए कि 2 इसमें भी मिलता, ठीक है, 2 इसमें भी मिलता और इसमें भी मिलता, तो दोनों का न्यूनतम घात लेकर तब गुना करते हैं तो हमारा HCF आ जाता है। बाकी क्वेश्चन में हो सकता है कि आगे और भी उदाहरण आ जाए, तो वहाँ पे हम देखकर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद भाग विधि द्वारा 2 भाग विधि में भी 2 आपका विधि है जो कि बहुत सिंपल है। अब इन चारों मेथड में कौन सा मेथड आपको अच्छा लगेगा, किस मेथड पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी आपको इजी लगेगा उसी पर तो हर कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका गुणनखंड विधि द्वारा भी देख लिए। अब भाग विधि में 2 विधि आता है। एक विधि तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि, सॉरी दोस्तों लाइट चला गया, लाइट आता है तो उसके बाद बताते हैं आपको भाग विधि 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लाइट तो आ गया है। तो अब देखिए इसको हम भाग विधि द्वारा 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका समझना है। पहला तरीका ये है कि आप 9 को लिखिए, 36 को लिखिए। जैसे भाग विधि द्वारा हम LCM निकालते हैं उसी प्रकार से सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ डिवाइड हम करेंगे इसको। अब देखेंगे दोनों को कौन सी ऐसी संख्या है जो विभक्त कर दे दोनों को। ठीक है, ऐसा सोचना है कि दोनों को विभक्त करना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या सोचेंगे पहले, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 तियाँ 9, 3 से काटेंगे तो ये 12 तियाँ 36। फिर हम करेंगे इन दोनों को विभक्त होना चाहिए। इसके अंदर जो भी संख्याएं आए, 2 हो, 4 हो, 10 हो, जितनी भी संख्याएं सब एक संख्या से, पर्टिकुलर एक संख्या से विभक्त होना चाहिए। ये नहीं कि लघुत्तम जैसे निकालते हैं कि 2 कम से कम कटना चाहिए और बाकी कटे या ना कटे तो हम लगा देते हैं, नहीं। इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो 3 है, इस 3 से दोनों कटना चाहिए। तो 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम 3 से ले जा सकते हैं, कटा सकते हैं। तो 3 से ये एक बार में कटेगा और ये 3 से 4 बार में कटेगा। समझ गए। अब तो ये दोनों कोई एक संख्या से नहीं कटेगी, कटेगी 1 से कटेगी। तो 1 से गुना करने में, भाग देने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हमें जो भी इधर की संख्या आई है ना, इधर की जो भी संख्या आ रही हैं, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो इधर कितनी संख्या है, 3 और 1 3, यानी 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, यानी आपका 9 इसका HCF हो जाएगा। 9 36 का HCF 9 होगा। ठीक है, जैसा कि हर एक विधि में यही आ रहा है, 9 ही आ रहा है और आपको पता भी है। तो ये भाग विधि एक इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से एक भाग विधि कर सकते हैं आप। हो सकता है कि इसमें केवल हमने 2 ही अंकों को लिया है, 2 ही संख्याओं को लिया है। आप चाहे तो 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या लेकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपका हो गया। अब इसमें भाग विधि 2 नंबर देखिए, ये 1 नंबर हमने देखा भाग विधि द्वारा 1 नंबर विधि है। ठीक है, अब 2 नंबर विधि देखते हैं कि भाग विधि से हम कैसे करते हैं। तो दूसरा विधि ये है भाग विधि में, इसको आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरा मेथड ये कहता है कि इन दोनों में हमें क्या देख लेना है कि छोटी संख्या कौन सी है। इन दोनों में छोटी संख्या भाग विधि 2। दूसरा भाग विधि ये कहता है कि इन दोनों में छोटी संख्या जो है, उस छोटी संख्या को हम भाजक बना देते हैं, और जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या बना देते हैं, 36 यानी भाज्य बना देते हैं। तो सिंपल हमारी क्या हो जाएगी। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो ये 9 चौके 36, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो जब पूर्णतः कट जाएगा तो जिस बड़ी से बड़ी भाजक से कटा हुआ है ये 36, उसी भाजक को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो ये HCF हो जाएगा। जैसा कि आप किसी दूसरे नंबर्स को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल उदाहरण को समझाने के लिए आपको छोटी संख्या लिया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये भाग विधि 2 भाग विधि द्वारा हो गया कि किस तरह से पहला मेथड होता है कि LCM जिस तरह से निकालता है उसी टाइप से करना है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है, जैसा कि LCM बनाएंगे तो उसमें भी क्लियर होगा। ठीक है, तो उसमें केवल ये ध्यान रख लेना होता है कि जो भी उसके अंदर की संख्या, सभी संख्याएं कटनी चाहिए। LCM में क्या होता है कि 2 संख्याएं कटी बाकी और न कटे तो भी
चल जाता है, लेकिन इसमें सभी संख्याएं कटनी चाहिए भाग विधि द्वारा नंबर 1 वाला में, ठीक है इसमें। और नंबर 2 में तो ये केवल भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई शेष बच जाता है यहाँ पे, तो फिर इसको हम शेष को भाजक बना लेते हैं और इस भाज्य को हम क्या यहाँ पे भाज्य बना लेते हैं, इस भाज्य को यहाँ पे हम भाज्य बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा भाग की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए भाग विधि द्वारा कैसे। वैसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है, जिसको हम इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में भी होगा, ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन टाइप दिया होगा तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें समझने को मिल जाएगी। तो ये हमने हो गया। आप चाहें तो कोई दूसरा उदाहरण भी लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाग विधि द्वारा अपवर्तकों को लेकर भी हमने HCF निकाला, गुणनखंड विधि द्वारा भी हमने HCF निकाल कर दिखाया आपको। भाग विधि में 2 विधि को भी हमने बता दिया किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए कि भाग विधि द्वारा चाहे या इन्हीं सभी विधि से हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम इसको मिटाते हैं और दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं हो, 4 संख्या हो, चाहे जैसे मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6, 12, 24, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं एक और इसमें जोड़ लेते हैं, 8 भी जोड़ लेते हैं, 6, 8, 12, 24 कर लेते हैं, ठीक है। 4 संख्या रहेगी, ठीक रहेगा। आपका हो जाएगा एक 6 कर लिए, एक 8 कर लिए, एक 12, एक 24, दिख रहा है ना, ठीक है। ये संख्या का हमें क्या निकाल देना है, 6, 8, 12, 24 का हमें निकाल देना है सिंपली क्या, इसका हमें निकाल देना है HCF ताकि और क्लियर हो, ठीक है। और इन्हीं सभी विधि का प्रयोग करके हम करेंगे। यहाँ पे विधि कितना दिख रहा है, 1, 2, 3 और 2 विधि यहाँ पे, 3, 2, 5 विधि दिख रहा है। पांचों विधि से हम इसका कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन क्या मतलब निकालने ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला विधि होता है कि अपवर्तकों को लिखकर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अपवर्तक लिखेंगे, 8 का अपवर्तक लिखेंगे, 12 का अपवर्तक लिखेंगे और फिर 24 का अपवर्तक लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए इन सब का हम क्या कर लेंगे, अपवर्तक लिख लेंगे। तो 6 का अपवर्तक लिखेंगे मतलब 6 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विभक्त पूर्णतः कर देती हैं, तो वो होगी 1, 2, 3 और इसके बाद तो 6 ही होगा। जब हम आधे तक पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट उसके बाद 6, 3 के बाद 4, 5 ऐसा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी इस संख्या के आधे तक पहुंच गए तो समझिए कि उसके बाद वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये इसका अपवर्तक ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का अपवर्तक देख लेंगे कि कौन सा है। 8 का अपवर्तक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं, 4 हो सकता है। 4 जैसे ही लिख दिए तो 8 का आधा 4 होता है, उसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं चेक करेंगे कि 5 होगा कि नहीं, 6 होगा कि नहीं, 7 होगा कि नहीं, चेक करने वाली बात ही नहीं है। आधे तक पहुंच गए डायरेक्ट अंत लिख दीजिए। उसके बाद 12 का अपवर्तक देखें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो गया। 6 तक पहुंच गए, 12 का आधा 6 होता है, इसके बाद डायरेक्ट 12 लिख दीजिए। इसके बाद चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि 6 7 से होगा कि नहीं, 8 से होगा कि 9 से, नहीं, बिल्कुल नहीं चेक करने। 24 उसी प्रकार से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। सॉरी, 1 2 3 4 6 8 12। अब जैसे ही 12 आए तो हमारा क्या 24 का आधा 12 होता है, तो 12 लिख दिए, तो इसके बाद सोचने की बात नहीं है, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें देख लेना है कि समापवर्तक और उसमें भी महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम खोजेंगे समापवर्तक कौन कौन सा है। तो इसमें अगर समापवर्तक देखें तो 1 है, 2 भी है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 2 ही में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो 3 हो ही नहीं सकता है समापवर्तक 2, ठीक है। उसके बाद 4 देखें तो 4 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, तो 4 भी समापवर्तक नहीं हो सकता है। पहली बात तो समापवर्तक हो ही नहीं सकता है, तो इसमें महत्तम की बात क्या रह गई, ठीक है। तो पहले तो हम समापवर्तक ढूंढेंगे। तो समापवर्तक में अगर देखा जाए तो यहाँ में 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें दिख क्या रहा है, इसमें टोटल में दिख रहा है हमारा समापवर्तक मात्र 2 ही मिल रहे हैं। और वो दोनों समापवर्तक कौन कौन से हैं, एक तो 1 हो जाएगा समापवर्तक और एक दूसरा 2 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी समापवर्तक नहीं मिल रहा है, चूँकि यहाँ पे 3 ही है और यहाँ पे 6 है, तो 3 सब में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो नहीं हो पाएगा, सब में मिलना चाहिए। अच्छा 6 यहाँ पे है,
तो 6 में इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये समापवर्तक में सब में मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वह बड़ी सी बड़ी जो संख्या मिल रही है हमें, वो 2 ही मिल रही है समापवर्तक में, यानी कि महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो जाएगा, 2 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे समझ गए होंगे। सब में समापवर्तक का मतलब ही होता है कि जो भी संख्याएं दी गई सभी संख्याओं को वो संख्या विभक्त करनी चाहिए। तो इसमें हम देखें तो ये 2, 1 और 2, 2 ही ऐसी संख्या है, एक जो 6 को, 8 को, 12 को, 24 को विभक्त कर देती है। एक तो सभी संख्याओं को विभक्त कर देती है, तो एक की बात ही हटा दीजिए। उसके बाद 2 मिल रहा है, 2 6 को भी, 8 को भी, 12 को भी, 24 को भी विभक्त करता है। इसके अतिरिक्त 3 6 को तो विभक्त करेगा, 8 को नहीं करेगा, तो फिर मुश्किल है, तो ये समापवर्तक हो ही नहीं सकता है। तो ये बात समझ गए कि ये पहली विधि हो गई, जैसा कि हमने 2 ही संख्याओं को लेकर बताया था। तो हो सकता है कि आपको लगे कि कहीं 2 संख्याओं पर ये लागू हो रहा है, इसलिए हमने 4 संख्या ले ली है कि इसमें कहीं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या जो सभी को विभक्त कर दे। तो बड़ी सी बड़ी संख्या यही 2 है जो इन सभी को विभक्त कर देंगी, यानी ये हमने देख लिया अपवर्तक विधि से HCF निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, तो ये आपका 2 आंसर होगा और सभी विधि से 2 ही आंसर आएगा। चलिए, ये हमने देख लिया अपवर्तक को लेकर। अब गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे ये तो बात समझ गए। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन सब का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 8 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड क्या होगा। आप रफली कर सकते हैं गुणनखंड सबका। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 और गुना 3 होगा। ठीक है, 2 गुना 3 6। 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना का 4, दूना का 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 हम कर लेंगे तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 का 2 गुना 2, 2 दूना का 4 और 3 12। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना गुना 2 दूना का 4 और 3 12, ऐसे भी हम लिख सकते हैं घातांक के रूप में। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना का 4, दूना का 8 और 3 24, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना का 4, दूना का 8 3 का 24। इस प्रकार से हम सबका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर किस तरह से करना है हमने पहले मेथड में भी बताया था, पहले 2 उदाहरण लिए थे उस तरह से हमने बताया था। तो ये सेकंड मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF निकालने का। अब हमें क्या होता है कि सब में मिलने वाली संख्या का न्यूनतम घात देखना होता है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि सब में मिलने वाली अभाज्य गुणनखंड कौन सी है। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सब में 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त इसमें 2 ही अभाज्य गुणनखंड निकल रहे हैं, 2 ही अभाज्य संख्याएं इसमें दिख रही हैं, एक तो 2 और दूसरा 3। अब रह गई बात कि 3 तो सब में मिल नहीं रहा है क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 को छोड़ ही देंगे। जो संख्या नहीं मिल रहा है, किसी एक में भी नहीं मिल रही, उसको तो छोड़ ही देंगे, उस पर विशेष ध्यान ही नहीं देना है। जो संख्या सब में मिले उसके न्यूनतम घात पर हम प्रहार करेंगे। तो 2 हमारा इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो न्यूनतम घात 1 है, इसमें भी न्यूनतम घात 1 है। ठीक है, 3 की तो बात ही नहीं करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड में 3 जो आया है इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 कई किसी में 3 में मिल रहा है लेकिन एक में नहीं मिला, तो इसका टिकट खत्म। ठीक है, तो जो मिल रहा है सब में उसका न्यूनतम घात देखेंगे। तो इसमें 2 का घात 2 सब में मिल रहा है, तो 2 का अधिकतम घात 3, 2 का अधिकतम घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 2 का अधिकतम घात 3 है और न्यूनतम कम से कम घात 2 के पावर 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात ही इसका HCF होता है। तो 2 के पावर 1 इसका HCF हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 1 है तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से करते हैं। सब में मिलने वाले अभाज्य गुणनखंड के माथे पर जो भी पावर कम से कम हो वही आपका HCF कहलाता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए हम। गुणनखंड विधि द्वारा भी देख लिया। अब भाग विधि द्वारा इसी संख्या को 2 तरीका होता है भाग विधि का, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रही हो बातें। इसके पहले 2 उदाहरण लिए थे इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि वो इजी लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए और समझ में आना भी चाहिए।
अब देखिए इसी संख्या को हम भाग विधि में दो विधि का प्रयोग करते हैं। एक तो सब में, जैसे ये 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। तरीका क्या होता है? तरीका हमारा ये है, पहला तरीका कि इन सभी को हम क्या करेंगे, उस संख्या से कटाएंगे जो संख्या सबको डिवाइड करे। ये नहीं कि 2 को डिवाइड किया बाकी नहीं डिवाइड किया तो हम उससे लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सभी को डिवाइड करें। तो इसमें हमें 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो रही, तो 1 से लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 2 से हम करेंगे, 2 से ये सभी संख्या विभक्त हो जाएंगी। 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 का 6 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, 24 का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें 2 से, तो 2 से तो 3 होगा नहीं, तो 2 से देंगे ही नहीं। 3 से करें तो 3 से ये होगा, ये नहीं होगा, हटा ही देंगे। 4 से करें तो ये होगा नहीं। अब इसके बाद सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 से नीचा ही सोचना है। इसमें जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी उसके वहाँ तक हम सोच सकते हैं कि उसको हम यहाँ पे लिखकर भाग कर सकते हैं। जैसे कि 3 है तो हम 3 तक यहाँ सोच सकते हैं कि 3 से भाग लग सकता है, बट देखना भी पड़ेगा कि 3 से लग रहा है कि नहीं सब में, तो सब में नहीं रहा, 4 से नहीं लगा। अब इसके बाद 3 जब इसमें सबसे छोटी संख्या उससे ऊपर यहाँ पे तो रख ही नहीं सकते हैं। तो जब नहीं रख सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, एक ही बार जाएगा। तो एक बार जो भी इधर आता है संख्या उसी से हम क्या, वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF आपका 2 ही होगा। अगर इसके बाद भी मान लीजिए 2 से जाता तो इन दोनों का गुणनफल ही HCF होता है, यानी 2 गुना 2 लिखते तो HCF होता है। ठीक है, समझ गए। एक तो ये विधि हो गया भाग विधि नंबर 1, भाग विधि नंबर 1 हो गया। भाग विधि नंबर 2 देखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो इसका यहाँ भी HCF 2 ही आया। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका है, इसी क्वेश्चन को भाग विधि नंबर 2 से हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारे 6 दिख रही है। इस 6 से प्रत्येक में भाग लगाकर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। 8 पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस शेषफल को भाजक बना देते हैं और इस भाजक को हम भाज्य बना देते हैं। तो ये 6 उतार देंगे। अब देखते हैं कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो ये अंतिम जो भाजक, 3 दूना का 2 3 6, यानी कट जाएगा। यानी अंतिम भाजक जो होता है, तो अंतिम भाजक यही ना है, यह अंतिम भाजक ही किसी भी संख्या का हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। यानी अंतिम भाजक हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आपका HCF क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस HCF से यहीं तक हम सीमित नहीं कर सकते इसके बाद भी हमें काम करना है। चूंकि ये भी संख्या हमने केवल 8 में अभी भाग लगाया है, 12 में भी भाग लगाकर देखेंगे तो अंतिम भाजक को उठाएंगे। अंतिम भाजक 2 है, इस 2 से हम भाग करेंगे 12 में, तो ये 2 छके 12। अभी भी हमारा अंतिम भाजक 2 ही आ रहा है। अभी भी संख्या है मेरे पास है 24। इस 24 में हम भाग लगाएंगे पुनः अंतिम भाजक से। अंतिम भाजक कितना है, 2। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 12 बार में ये कट जाएगा, 12 दूना 24, यानी पूर्णतः कट जाएगा। यानी सभी संख्याओं में हमने भाग लगाया तो अंतिम भाजक के रूप में 2 ही आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा एक हमने देख लिया। यानी भाग विधि नंबर 1, भाग विधि नंबर 2 दोनों से देख लिया। यानी पांचों विधि से हमने HCF निकालने के लिए आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा विधि सबसे आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा विधि से आप निकालना चाहेंगे HCF। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस विधि का प्रैक्टिस आप अधिक कर लीजिएगा वो विधि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब विधि अपने आप में आसान ही होता है और सब विधि अपने आप में डिफ़िकल्ट ही होता है। बस प्रैक्टिस के ऊपर आसान और डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमने देख लिया अपवर्तकों को लिखकर गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, दोनों के विधि सब कुछ हमने देख लिया। यानी अब हमारा ये कंप्लीट होता है HCF पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं LCM कहें तो लसा कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य की। तो ये विधि हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए
मसा हमने देख लिया, अब लौसा देखते हैं। लौसा, लौसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, यानी लिस्ट मतलब छोटा सा न्यूनतम जो सब में मिले, कॉमन मतलब सब में मिले सम, और मल्टीपल माने इसका। अब देखिए मल्टीपल कहें तो हमारा इससे पहले लघुत्तम को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी, जैसे कि महत्तम को समझने से पहले, महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले हमने दो चीज़ें समझी थी क्या, एक तो अपवर्तक क्या होता है और उसके बाद समापवर्तक क्या होता है। उसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्त्य को समझने से पहले हमें समझना होगा कि अपवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है। इन दोनों टर्म को समझेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो जैसे अगर हम कहें, जैसे मान लेते हैं कि पहले तो इसमें दो टर्म आपको समझना है, क्या क्या, आपको अपवर्त्य समझना है, लिख देते हैं। अपवर्त्य क्या होता है, जिसको हम गुणज भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मल्टीपल, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद समापवर्त्य, समापवर्त्य क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक होता था इसके पहले, अब पवर्त्य हो गया। तो लघुत्तम जब भी आए तो आपको पवर्त्य करना है, और जब भी महत्तम आए तो आपको पवर्तक कहना है, ठीक है। तो समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य कहें तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अपवर्त्य क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या से अगर सभी दी हुई संख्याएं विभक्त हो जाती है पूर्णतः, उसी को बोलते हैं अपवर्त्य या गुणज, ठीक है। गुणज कहने का मतलब क्या, पहाड़ा, यानी 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे कि हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 संख्या जो दी गई है, इस दी हुई संख्या से आगे की सभी संख्याएं अगर पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं तो हम कहते हैं इस संख्या का आगे वाली दी गई सभी संख्याएं क्या है, उसका गुणज है, उसका अपवर्त्य है, मल्टीपल है, ठीक है। जैसे 6 लिख दिए, 12 लिख दिए, 18 लिख दिए, 24 लिख दिए, इसी प्रकार से आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम अगर देखें कि ये दी हुई संख्या हमारी 6 है, इस 6 से 12 भी विभक्त होता है, 18 भी विभक्त होता है, 24 भी विभक्त होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस दी हुई संख्या यानी इस 6 का ये जितनी भी संख्या दी हुई है ये सभी क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, क्योंकि इस 6 से इस सभी संख्या विभक्त हो जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहाड़ा जो होता है ना, वो पहाड़ा ही मल्टीपल होता है पहले वाली संख्या का। जिस संख्या का पहाड़ा आप लिख रहे हैं उस संख्या का जितने भी पहाड़े का आगे का क्रम है वो सभी के सभी उन संख्याओं का गुणज होता है या फिर मल्टीपल होता है, आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको समझते चलना है। अब ये तो चीज़ आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कि 5 ही लिखे हैं तो 5 10 15 20, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का ये सभी क्या है, मल्टीपल है, 5 का ये सभी क्या है, मल्टीपल है। एक सेकेंड, चलिए समझ गए। चलिए तो समझ गए कि ये क्या होता है कि 5 10 15 20 जो है ये 5 का ये क्या होता है, मल्टीपल होता है या 5 का गुणज आप कह सकते हैं। अब रह गई बात कि अपवर्त्य समझ गए, अपवर्त्य कहिए या गुणज कहिए। तो आप यहाँ से आप कहिएगा कि 5 का अपवर्त्य क्या होगा, तो आप लिखिएगा 5 10 15 20, ये 5 का अपवर्त्य ये सभी है। 6 का अपवर्त्य क्या होगा, 12 18 24 हो जाएगा। अपवर्त्य कहिए चाहे गुणज कहिए चाहे मल्टीपल कहिए, जो कहना है कह लीजिए, ठीक है। अब बात समझ में आ गई है। अब हम अगर आपसे कहें कि समापवर्त्य क्या होगा, तो इसमें भी आप आसानी से कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं में
उभयनिष्ठ हो, जो दोनों से विभक्त हो, जो दोनों से विभक्त हो, यानी ये जो है ये दी गई संख्या का ये अपवर्त्य है, ये भी दी गई संख्या का अपवर्त्य है। अब इन दोनों में जो विभक्त होने वाली संख्या हो, यानी इन दोनों में जो मिले और वो संख्या इनसे विभक्त हो, तो वही हमारी क्या कहा जाते हैं, समापवर्त्य कही जाएगी, जो दोनों में समरूपता मतलब समान रूप से मिले। तो अब जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए इसका अगर उदाहरण से समझ गए हैं तो आप आसानी से लैंग्वेज बना सकते हैं। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी टूटी मुट्टी हो, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट आप उदाहरण से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको समापवर्त्य कहा जाए, समापवर्त्य आप बताइए कि दो संख्याओं में समापवर्त्य जब भी आपसे कहा जाएगा ना, तो उसमें दो या दो से अधिक संख्याओं में आपको तुलना करने के लिए दिया जाएगा कि उन दोनों में का गुणज जो है, उन दोनों का जो मल्टीपल है, अपवर्त्य है, उन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या मिल रही है जो दी गई संख्या से विभक्त हो जाती है। ध्यान समझिएगा। जैसे हम अगर मान लें आपसे कहें कि दो और आपका कह दें कि 4, 2 और 4 का, यहाँ पर लिखते हैं 2 और 4 का आपका समापवर्त्य बताइए। समापवर्त्य 2 और 4 में समापवर्त्यों की संख्या बताइए, या फिर कौन कौन से ऐसी संख्या है जो समापवर्त्य है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 का गुणज लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा लिखिए, चाहे 2 का गुणज लिखिए, चाहे 2 का मल्टीपल लिखिए, चाहे 2 का अपवर्त्य लिखिए, सब सेम संख्या है, सेम चीज़ें हैं। तो 2 से करें 2, 4, 6, 8, 10, अनंत तक जा सकते हैं, बट हम कुछ लिमिट तक जाएंगे, 10 जैसे 12 तक हम कर लेते हैं। इतना तक में अगर देखा जाए तो अगर 4 से करें तो यहाँ पे हम देखें 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, यहाँ तक हम जा सकते हैं। अब यहाँ तक में अगर दोनों में पूछा जाए आपसे कि बताइए कि समापवर्त्य कौन सा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, और वो दोनों की संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त होनी चाहिए। तो 2 से ये सभी विभक्त होते हैं, 4 से भी ये सभी संख्याएं विभक्त होती हैं, और इन दोनों में मिल कौन रहा है भाई, तो यहाँ तो 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं 4 एक है जो कि इसमें समापवर्त्य है। ठीक है, तो 4 ऐसी संख्या मिल रही है दोनों में जो इन दोनों से विभक्त होगी, दी गई संख्या दोनों से विभक्त होगी। जैसे 2 से भी 4 विभक्त होगा, 4 से भी 4 विभक्त होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये क्या है, 6 है, इसमें नहीं मिल रहा है, 12 बिल्कुल मिल रहा है, एक ये है, और इसमें का ये 1 है। ठीक है, यहाँ तक में अगर देखा जाए तो 4 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है, लेकिन ये तो हो गया हमारा समापवर्त्य। अब इसमें इतना तक में अगर देखा जाए, कहा जाए कि कितनी संख्या समापवर्त्य है, तो इसमें हम कह सकते हैं 2 संख्या समापवर्त्य है, एक तो 4 है, एक तो 12 है। 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभक्त होगी, 4 से भी विभक्त होगी। ठीक है, 4 भी ऐसे 2 संख्या है जो कि दोनों से विभक्त होगी। अब इसमें ये तो आप समझ गए कि समापवर्त्य क्या हो जाता है। जैसे इसके पहले हम इस क्या करते थे, HCF में गुणनखंड लिखते थे उसका, कि कौन कौन सी संख्या है उसको विभक्त कर देंगी। इसमें क्या है कि इसमें जो भी संख्या है, इन सभी संख्याओं में कौन कौन सी संख्या मतलब इन सब दोनों संख्याओं से दी हुई संख्या से भाग लग पा रही है कि नहीं, उन सब का इसमें कॉमन देखते हैं। कॉमन मतलब दोनों में समान हो। तो ये चीज़ें आप देख लिए। अब इसी में थोड़ा सा आपको समझना है कि इसमें लिस्ट खोजना है। लिस्ट का है तो एकदम छोटी, लघुत्तम, एकदम छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या जो दोनों में मिले और दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। तो भाई साहब इसमें 2 संख्याएं मिल रही है हमें समापवर्त्य की तरह, तो 2 संख्याओं में हमें छोटी देखनी है। इसके पहले क्या था मसा में कि वो बड़ी देखते थे कि बड़ी सी कौन सी संख्या, इसमें क्या दें, छोटी सी छोटी कौन सी संख्या पहले मिल जा रही है वही आपका क्या हो जाएगा, समापवर्तक तो हो ही रहा है, समापवर्त्य तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें भी हमें लघुत्तम चाहिए। लघुत्तम चाहिए। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हमारा मिल गया 4। इससे पहले तो छोटा कोई हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें 2 है, इससे पहले हो नहीं सकता है जो दोनों दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। तो लघुत्तम समापवर्त्य, अब आपसे कहा जाए कि 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। सिंपल सी बात है भाई, 4 है, पहले यही मिल रहा है, छोटी सी छोटी संख्या। वैसे तो मिल रहा है 12 भी, लेकिन 12 नहीं कर देंगे, ये तो 12 बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन गलत हो जाएगा। छोटी सी छोटी संख्या ही लघुत्तम समापवर्त्य होगी। बात समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया कि समापवर्त्य विधि द्वारा,
समापवर्तियों के लिखकर हम क्या कर सकते हैं, इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। समापवर्तियों को लिखकर लघुत्तम समापवर्त्य भी लिख सकते हैं। अब इसके विधि को हम जानेंगे कि कितने विधि से हम लघुत्तम समापवर्त्य को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा हम सीरियस मूड में बता रहे होंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधि। एक तो विधि आपने ये देख ही लिया, ठीक है, एक विधि आपने देख लिया लेकिन फिर से हम दिखाएंगे, पहले विधि को हम लिख लेते हैं। बाकी आप जो भी टर्म है इसमें समझ रहे होंगे। लघुत्तम समापवर्त्य को समझने के लिए आपको पहले अपवर्त्य समझना होगा, उसके बाद आपको समापवर्त्य समझना होगा, और तब हम आसानी से उसमें ढूंढ लेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। उसी प्रकार से HCF में क्या था, HCF में भी वही चीज़ें थी। काहे के लिए मिटा दिए हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिट गया तो मिट गया। इंग्लिश तो समझ रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए अब इसमें हम विधि जानते हैं कि कौन कौन सा विधि इसमें भी है जिससे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी आप लघुत्तम समापवर्त्य बोलिए ना, लघुत्तम जब भी आप कहिएगा तो उसमें समापवर्त्य ही लगाइएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लघुत्तम तो बोलते हैं लेकिन लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं, कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो वो गलत चीज़ है, गलत बोलते हैं। अब देखिए इसका हम विधि जान लेते हैं कि कितने विधि से हम निकाल सकते हैं। विधि नंबर 1 तो आपने यही देख लिया कि क्या लिखकर, अब की बार अपवर्तियों को लिखकर। इसके पहले क्या था, अपवर्तियों, अपवर्त्यों, गलती लिख देगा, अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्तियों को लिखकर, ठीक है। इसके पहले हम HCF जब निकाल रहे थे, HCF जब निकाल रहे थे तो अपवर्तकों को लिखकर निकाल रहे थे, अब अपवर्तियों को निकाल कर लिखेंगे। उसके बाद हमारा हो जाता है एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड मेथड, यानी फैक्टर मेथड कर सकते हैं, गुणनखंड विधि कहिए या फैक्टर मेथड कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से फैक्टर मेथड हमने यूज़ किया, मसा में भी यूज़ किया था, लसा में भी यूज़ करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 2-3, इसमें भी हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, भाग विधि। तो भाग विधि में हमारा आ जाएगा, इसमें भी 2 विधि हो जाता है, इस भाग विधि में भी 2 विधि हो जाता है, नंबर 1 विधि और नंबर 2 विधि, ठीक है। और दोनों विधि को हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें भी 5 विधि हो गया, लघुत्तम निकालने के 5 विधि और महत्तम निकालने के 5 विधि हमने बता दिया है, लघुत्तम निकालने के लिए भी 5 विधि आपको सिखा रहे हैं, आपको देखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक बड़ा उदाहरण लेंगे, इसमें 2 बार उदाहरण लेकर नहीं सीख करेंगे, इसमें बड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपवर्त्यों को लिखकर, तो हमने जैसे मान लीजिए कि 2 लिखा था, 4 लिखा था आपका, ठीक है, और 6 था क्या, अच्छा मान लीजिए कुछ भी हो, 12 हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई बड़ा उदाहरण है, अच्छा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 ही है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, 8 कर दिए। तो हमारा पहला कहता है कि अपवर्तियों को लिखकर आप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 2 का अपवर्त्य लिखेंगे, नहीं यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, नहीं तो अपवर्त्य विधि से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 और 8 ही रखते हैं, 6 और 8 ही रखते हैं, ताकि अपवर्त्य लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो 2 का हम अपवर्त्य पहले लिखेंगे, 4 का अपवर्त्य लिखेंगे, 6 का अपवर्त्य लिखेंगे, फिर 8 का अपवर्त्य लिखेंगे, दिख रहा है ना, बिल्कुल इतना हम अपवर्त्य पहले लिखेंगे। तो 2 का अपवर्त्य लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का अपवर्त्य यानी 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, सॉरी 12 के बाद 14 होगा, 14, 16, 18, इस प्रकार से आगे तक जाएगा। बट देखते हैं 4 का कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। उसी प्रकार से 6 का करें, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 5 30, ठीक है। इसी प्रकार से 8 का करेंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, इसी प्रकार से हमारा आगे चलता रहेगा। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया है कि ये तो हमने लिख लिया इसका अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल। अब इसमें हमें देखना है कि सब में कौन सी ऐसी संख्या है जो मिल रही है। 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं। 4 मिल रहा है, 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद 6 देखते हैं, 6 इसमें है, इसमें नहीं है,
ये भी काम खत्म। 8 देखते हैं, 8 इसमें है, 8 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, फिर काम गड़बड़। 10 है, 10 इसमें है ही नहीं, काम गड़बड़। 12 इसमें है, 12 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर काम गड़बड़। 24, 12 के बाद 14, 14 इसमें है, नहीं है। 16 है इसमें, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर काम गड़बड़। 16 का नहीं है। 18 देखेंगे, 18 इसमें नहीं है, तो अब इसको अभी और आगे लिखना पड़ेगा हमें, तब जाकर ये हमें पता चल पाएगा। तो ये कहाँ तक लिखना पड़ेगा, चलिए हम इसको लिखेंगे, जब उदाहरण दे ही दिए हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। 18 हो गया 18 और 2 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जहाँ तक जाए लिखना पड़ेगा। ये विधि हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सा विधि टफ है, कौन सा विधि आसान है। तो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक 12 तक, 14 तक, 16 तक नहीं मिल रहा था, 18 तक भी नहीं मिला। 18 इसमें तो मिल रहा था, इसमें नहीं है। 18 भी नहीं मिला। 20 देखते हैं, 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 20 इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे, इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे, ये हटा दीजिए, 20 भी हटा दीजिए। 22 देखते हैं, इसमें 22 है, नहीं है, हटा दीजिए। 24 है इसमें, 24 है इसमें, और इसमें 24 है, ठीक है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो एक हमारा मिल गया कॉमन। अब देखिए, ये 24 इसमें भी मिला, ये 24 इसमें भी मिला, ये 24 इसमें भी मिला, और ये 24 इसमें भी मिला, यानी चारों में हमारा 24 मिल गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं 24 पहली संख्या है ऐसी जो मिल रही है। इसके बाद भी संख्याएं मिलेंगी, तो मिलेंगी तो आगे अपवर्तन को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो हमारा पहले वो जो मिलेगा उसी से ना मतलब है, लघुत्तम चूंकि निकालना है, तो जो पहले मिलेगा वही सबसे छोटी सी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सब में मिले और छोटी हो, तो सबसे छोटी यही 24 है जो मिल रही है, और इसके पहले कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ये 24 ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। 2 से भी विभक्त होगी, 4 से भी विभक्त होगी, 6 से भी विभक्त होगी, 8 से भी विभक्त हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ये सभी है, 2 का ये सभी मल्टीपल है, गुणज है, गुणनफल, गुणज है कह सकते हैं, अपवर्त्य कह सकते हैं, पहाड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब में ऐसा मिल रहा है, तो यानी 24 ऐसी संख्या है जो सभी से विभक्त होगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेसिक आपको सही से आता है तो आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया, हमने देख लिया अपवर्तियों को लिखकर। अब बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हमने अपवर्त लिखकर कर दिया है। अब बात करते हैं आपका, इसको मिटा देते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में एलसीएम निकालने के लिए सिंपल ध्यान दीजिए, 2 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो भाई साहब 2 ही होगा, 2 गुना 1 चाहे 1 गुना 2, तो 1 का तो महत्व ही नहीं है, 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं घातांक के रूप में, चूंकि घातांक का काम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 4 हम क्या कर देंगे, 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी 2 दूना के 4 दूना का 8, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3, और ये काम खत्म। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो 2 के पावर 1 है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी गुणनखंड विधि का प्रयोग आप करते हैं तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कितने गुणनखंड आए हैं। इसमें अभाज्य संख्याओं का कितना गुणनखंड आया है, यानी अभाज्य संख्या कितनी दिख रही है, एक 2 है, एक 3 है, बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें। तो अब 2 और 3 में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 2 सब में है कि नहीं, और सब में हो या ना हो, केवल हमें ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं ना, अभाज्य संख्या दिख रही है ना, तो कौन कौन सी है, 2 है और 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहले देख लेते हैं, जो छोटी संख्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो 2 का देखेंगे कि अधिकतम पावर क्या है, इसमें अधिकतम पावर देखेंगे। इसके पहले क्या था,
न्यूनतम पावर देख रहे थे मसा में, लेकिन इसमें अधिकतम पावर देखेंगे। तो 2 एक अभाज्य संख्या इसमें है, और अब इस अभाज्य संख्या का अधिकतम पावर क्या आया है, तो पहले वाले में 1 आया है, दूसरे वाले में 2 आया है, इसमें भी इसमें 1 है, और 2 का इसमें पावर 3 है, तो अधिकतम पावर 3 है, तो इसको हम ले लेते हैं, अधिकतम पावर 3 ले लेते हैं गुना। अब देखेंगे कि इस सब में मिले या ना मिले। इसमें क्या है कि मिले या ना मिले आपको लिखना पड़ेगा। महत्तम में क्या था कि उसमें सब में मिलना चाहिए, उसी का न्यूनतम पावर लिखते थे, लेकिन इसमें मिले या ना मिले हमें सभी जितनी भी अभाज्य संख्या दी गई उन सबको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे 2 तो मिल गया 3 बार अधिकतम पावर, तो 2 का काम खत्म। 2 को अब देखना ही नहीं है, किसी में भी अब 2 को देखना ही नहीं है। अब देखेंगे हम 3, तो 3 का देखेंगे अधिकतम कितनी बार 3 आया है, तो यहाँ पे 1 बार आया है, बस यहीं पे केवल 3 एक बार आया है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, चाहे 3 ही रखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 हो जाता है, और 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो 8 3 24, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 24, यानी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अपवर्त्य विधि में भी हमने लिखकर बताया तो 24 ही आया था, गुणनखंड विधि द्वारा ही 24 आएगा। अब समझ गए हैं कि 24 किस प्रकार से लघुत्तम निकालते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं आपका गुणनखंड विधि और भाग विधि में 2 विधि है। अब 2 विधि में जो प्रचलित है उस विधि को बताते हैं और सभी को बताएंगे। चलिए प्रचलित का, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें भाग विधि द्वारा तो कैसे कर सकते हैं, सो देखिए भाग विधि से हम कर सकते हैं। भाग विधि नंबर 1 देखिए, भाग विधि नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी है, जैसे ये संख्या दी गई है, इन सभी संख्याओं में हम देखते हैं कम से कम 2 ऐसी संख्या हो जो किसी एक संख्या से, निश्चित संख्या से विभक्त हो जाना चाहिए। तो 2 इसमें हम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 से ही विभक्त हो जाएगी, तो 2 से करेंगे तो ये 1 बार में विभक्त हो जाएगी, ये 2 बार में विभक्त हो जाएगी, ये 3 बार में, ये 4 बार में। अब हमें क्या दिख रहा है कि इसमें कम से कम 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी एक संख्या से कट जाए। तो हम अगर इसमें देखें तो 2 और 4 दिख रहा है, ये 2 से कम कट जाएगा, और 2 संख्या है तो ये हम काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 नहीं कटेगा तो जो नहीं करता है उसको उसी तरह से हम लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कि 2 ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो किसी एक संख्या से कट जाए, हाँ दिख रही है 1 और 1, तो 1 से कट जाएगी, तो इसको 1 को नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने भाग करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है उस संख्या में, तो हम छोड़ देंगे। अब इसमें क्या नियम होता है कि इसमें अब नियम होता है कि आप सिंपली इसको 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 सबको गुना कर दीजिए, सिंपली गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 2 कर देते हैं, बस आपका उत्तर हो जाएगा। 2 दूना का 4 3 12 दूना 24, यानी इस विधि से भी हमारा एलसीएम क्या आया 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये विधि भी आप समझ गए हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था कि ये सारे हमको क्या किए, इस सबको गुना किए हैं, इसी का एचसीएफ निकालना होता भाग विधि द्वारा। तो कैसे करते थे कि इन सब में देखते थे कि सभी कटना चाहिए इस 2 से, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये सभी कटना चाहिए था 2 से, तब हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम निकालने के लिए केवल इसमें 2 ही देखना है कि कम से कम 2 संख्या ऐसी हो जो कट जाए, तो हम 2 से लगा देते हैं। लेकिन इसी का एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते, सबको कटना चाहिए था 2 से तब लगाते हैं, यहाँ तो सब 2 से नहीं कर रहा है तो यहाँ से नहीं लगाते, और यहीं पे हमारा ये 2 आंसर हो जाता। समझ रहे हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो ये एलसीएम है तो एलसीएम पर विशेष फोकस कीजिए। वैसे एचसीएफ निकालना हो, मसा निकालना हो तो पीछे देख लीजिएगा, पीछे तो बताए ही हैं। चलिए, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, 2 4 6 8 था ना। चलिए 2 4 6 8 एक विधि तो ये हमारा हो गया भाग विधि द्वारा 4 6, ये भाग विधि द्वारा 2 4 6 है ना। ठीक है, इसके भाग विधि द्वारा हमने 1 नंबर देख लिया, भाग विधि द्वारा भाग विधि नंबर 1 देख लिए। अब भाग विधि नंबर 2 देखते हैं। ये भाग विधि 2 कब प्रयोग करते हैं, ये तभी प्रयोग करते हैं जब संख्याएं काफ़ी जटिल हो, समझ में ना आए कि ये किससे कटेगी, तो उस स्थिति में बड़ी बड़ी जब संख्याएं आती हैं तो उस स्थिति में आप भाग विधि 2 का प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, हो सकता है कि आप 2 संख्याओं के बीच में भाग विधि 2 निकाल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक है तो उसको कैसे निकालना है ये बता दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 2 संख्याएं लेकर काम करते हैं। ये 2 संख्याएं ले लेंगे,
ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मौसा तो निकालने आता है, चूंकि मैंने पहले ही बता दी है मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा हम पहले निकालेंगे। दोनों संख्याओं का मौसा वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभक्त कर दे, वही बड़ी संख्या क्या होती है, मौसा होती है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम बता रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये संख्या मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप भाग विधि नंबर 2 से आप निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका लसा और गुना मौसा। ठीक है, ये फार्मूला याद है तो ये भाग विधि द्वारा इसको निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना मौसा। तो यहाँ से आप मौसा तो निकाल सकते हैं, कम से कम लसा ठीक है नहीं निकालने आता है तो मौसा तो निकाल सकते हैं, चूंकि मौसा हमने बताया है। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दो संख्याओं का मौसा निकालेंगे। तो हमें दिख रहा है भाई दो ऐसी संख्या है जो इसको भी विभक्त कर देगी, इसको भी विभक्त कर देगी, बड़ी से बड़ी। तो इसका मौसा हमारा ऐसे ही दिख रहा है, मौसा। मौसा चूंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मौसा किस तरह से ज्ञात करते हैं हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। 2 4 का मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि दो संख्याओं का मौसा हमारा 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का मौसा हमारा 2 आ गया तो इस फार्मूले पर प्रयोग करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मतलब दो संख्या क्या है, 2 और 4। तो हम 2 और 4 दो संख्याओं का गुणनफल तो गुना कर देंगे, बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा। तो लसा तो हमें ज्ञात करना है ना भाई, लसा हमें ज्ञात करना है तो लसा रख देंगे, और मौसा हमें ज्ञात नहीं है, सॉरी मौसा ज्ञात कर लिए हैं। तो इसका मौसा आया है 2, तो दिख रहा है ना, इसका मौसा है 2। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हम क्या कर देंगे, इस 2 को इधर ला देंगे तो ये लौसा निकल जाएगा कि नहीं, चलिए हटा देते हैं यहाँ से, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये 4 दूना 8 हो गया। अब हमारा लौसा क्या है, 8 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं के बदले में हम 8 का प्रयोग करेंगे, इस लौसा को अब एक संख्या ये बन जाएगा। अब इस 8 और 6 का फिर हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, और तब फाइनली हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं को हटा देंगे, और 8 और 6 का फिर हम क्या करेंगे, 8 और 6 का थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है, जब ज़्यादा संख्या आ जाए तो ये लंबा प्रोसेस खींच लेता है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमने इसका 8 निकाल दिया है लौसा। अब इस लौसा और आगे की जो संख्या है इसका फिर मौसा निकालेंगे, और फिर इस मौसा से हम फिर लौसा निकालेंगे, तब फिर इससे करेंगे। चलिए करते हैं, ये बात समझ गए हैं। अब हमारे पास बच गया संख्या कौन कौन सी, अब हमारे पास संख्या आई 8 और 6। 8 और 6 का हम क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे, सॉरी मौसा निकालेंगे। तो इसका हम मौसा जब निकालेंगे तो इसका मौसा कितना हो जाएगा बताइए। इसका मौसा वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभक्त कर दे। तो 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर देगी, 4 को भी और 2 को 6 को भी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मौसा। ठीक है, इसका मौसा 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर था, दो संख्या क्या ली है, 8 और 6। तो 8 गुना 6 बट्टा कर देंगे मौसा, तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर ये हो जाएगा लौसा। तो इसका फिर हमने लौसा निकाल लिया। तो इसका जब लौसा निकालेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। ये कितना निकला, 24 लौसा निकला। ये हमारा कितना, 24 लौसा निकला। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। इन दो संख्याओं का लौसा कितना होगा, 24 हुआ। अब फिर हमारे पास बचा हुआ है भाई साहब यहाँ पे 24 और 8, और 24 और 8 का फिर हम क्या करेंगे, 24 और 8 का फिर यहाँ पे लौसा तो निकला है लेकिन अभी एक संख्या बची हुई है, इसलिए हम फिर प्रोसेस करेंगे वहीं 24। ये लौसा जो बन जाएगा संख्या बन जाएगा मूल रूप से, और ये भी 8 एक संख्या बन जाएगी। अब इन दोनों का फिर हम मौसा निकालेंगे। तो इसका मौसा निकालेंगे तो भाई साहब 8 ही आएगा, चूँकि 8 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभक्त कर जाएगी और बड़ी सी बड़ी संख्या। तो इसका मौसा हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मौसा जब निकल गया 8 तो जाहिर सी बात है लौसा इस फार्मूला से निकाल देंगे। तो चलिए इस फार्मूला को फिर से हम अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा अप्लाई कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। तो दो संख्या क्या आई है, 24 और 8। तो ये 24 कर देंगे और गुना में 8 कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। तो मौसा इसका तो पता है, मौसा 8 पता है, तो जाहिर सी बात है इसका लौसा ओवरऑल निकल जाएगा।
लसा निकल जाएगा ना, तो 8 से 8 कट गया, तो लसा ओवरऑल क्या निकला, लसा जो निकला यानी लघुत्तम समापवर्त्य जो ओवरऑल निकला अंततः वो 24 ही निकला, यानी 24 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका 2 4 6 8 का लघुत्तम क्या होगा, 24 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये प्रोसेस होता है अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं आ जाए, अगर 2 संख्याएं आए और पता न चल पाए कि वो विभाजित किससे होगी, तब इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं कि उसका HCF आसानी से निकाल लीजिए और HCF निकाल कर आप आसानी से इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपका लघुत्तम समापवर्त्य निकल जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसमें हमने देख लिया आपका भाग विधि नंबर 1 और भाग विधि नंबर 2 सबको देख लिया, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को हमने 5-5 विधि से देखा है, दोनों को प्रत्येक को। आशा करते हैं कि प्रत्येक विधि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए, अब इस चैप्टर में इसके बेसिक में समाप्ति ही है। इसमें हमने देख लिया लघुत्तम निकालना, अब रह गई कि सिंपल पूर्णांकों का हमने तो देखा कि आप कैसे निकाल सकते हैं लघुत्तम, और पूर्णांकों का आप कैसे निकाल सकते हैं महत्तम। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो उस फ्रैक्शन का आप लघुत्तम कैसे निकालेंगे, और लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं आपका फ्रैक्शन वाले पर, यानी भिन्न का अगर आपका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, और एक आ जाता है आपका दशमलव वाला भी इसी में आता है, तो भिन्न और दशमलव वाला भी देखते हैं। बाकी ये प्रत्येक का 5 विधि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे आपका आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे कर लेते हैं भिन्नों का HCF। भिन्नों का HCF कैसे ज्ञात करें और भिन्नों का LCM कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 2/3, 5/9, 7/12, ठीक है, हमने ये लिख दिया। आपसे कहा जाएगा कि इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं, अगर पूछा जाए आपसे लघुत्तम समा, जो भी पूछा जाए निकालने के लिए, ऊपर अंश का वो चीज़ निकाल दीजिए। जो भी आपको पूछा जाए निकालने के लिए, अंश वाले को वही चीज़ निकाल दीजिए और उसके विपरीत नीचे वाले को निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको इसमें पूछ दिया जाए कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करिए, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को लघुत्तम निकालेंगे। तो 2, 5, 7 का लघुत्तम निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है 2, 5, 7 में हमें कोई भी दिख नहीं रहा है। जब कोई नहीं दिखता है कटने वाला किसी से भी, तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दूना 10 और 7 70, 10 सत्ते 70, यानी ऊपर हो जाएगा LCM में 70 और नीचे बाकी जो बचा है नीचे, उसको हम इसके विपरीत निकाल देते हैं। अगर इसको हमने LCM निकाला है और LCM पूछा गया है, तो इसको LCM निकाल देंगे और नीचे वाले हर को HCF निकाल देते हैं। तो नीचे HCF निकालेंगे 3, 9, 12। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है जो सबको विभक्त कर दे, तो 3 ही दिख रही है। 3 से 3 विभक्त होगा, 9 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आपसे लघुत्तम समापवर्त्य फ्रैक्शन का दे दिया जाए। तो अगर इसी को आपको बोल दिया जाए इसी प्रश्न का अगर 2/3, 5/9, 7/12 को अगर बोल दिया जाए कि आप HCF निकालिए, HCF, तो सिंपल हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को अब HCF निकालते हैं और नीचे वाले को LCM कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का HCF क्या होगा, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करते हैं। तो ऐसा कोई संख्या दिख रहा है जो इन सबको विभक्त कर नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखेगा तो वो उसका HCF क्या होगा, 1 होता है।
तो ऊपर वाले को हम HCF में 1 लिख देंगे और नीचे वाले का LCM निकालते हैं। तो 3 9 12 का LCM क्या हो जाएगा 12, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 12। तो 12 का हम LCM निकालने का एक और तरीका आपका हो जाता है कि जो भी संख्या इसमें दी रहते हैं उसका हम मल्टीपल करने लगते हैं, उसका हम गुणज करने लगते हैं। तो 12 दूना 24, 9 से नहीं कटा है, 12 36, 9 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 3 से वही कट जाएगा। तो सिंपल हम इन तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, इन सब का 5 गो विधि हमने बताया है एलसीएम निकालने का। 3 9 12 का एलसीएम 5 विधि से हमने बता दिया है कैसे निकाल पाएंगे। उस विधि में से कोई भी विधि का यूज़ करके आप एलसीएम यहाँ निकाल दीजिए। और नहीं तो एक तरीका ये भी है जो कि मैंने यहाँ पे किया है, जो भी संख्या दी रहती है ना उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले ले लेते हैं, उस बड़ी संख्या का हम मल्टीपल करने लगते हैं। तो मल्टीपल करेंगे यानी उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 12 12 दूना 24, जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक से भाग लगा कर देखेंगे, जाँच करेंगे कि वो भाग लग रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हमने 12 रखा तो 12 एकम 12, 9 से भाग नहीं लगेगा। तो इसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे 12 दूना 24, तो 24 में भी चेक करेंगे 3 से तो लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है 24 में। तो फिर आगे पहाड़ा पढ़ेंगे 12 3 36, तो 36 से देख रहे हैं तो 3 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा और 12 से भी लग जाएगा, इसलिए इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये भी एक तरीका होगा। तो लघुत्तम निकालने का तो 6 तरीका हो गया यहीं पे। तो आप जो भी प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रयोग करना भी पड़ेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं भाग विधि जो होता है, भाग विधि नंबर 1 ज़्यादा कारगर होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये समझ गए हैं। एलसीएम एचसीएफ दोनों विधि से, यानी 5 विधि 6 विधि से आपने देख लिया। तो जब भी आपका फ्रैक्शन का कहा जाए, जो भी कहे ना उसके अंश वाले का वही निकाल दीजिए जो कह रहा है, और बाकी विपरीत हर वाले को हम विपरीत निकाल देंगे। जैसे अंश वाले को अगर एलसीएम का है तो अंश वाले का एलसीएम निकाल देते हैं, हर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर आपसे लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का है तो आप ऊपर अंश वाले को महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, उसके विपरीत नीचे हर वाले को आप क्या निकाल देंगे लघुत्तम समापवर्तक। आशा करते हैं समझ गए। अब जैसे दशमलव वाला आ जाता है, एक आता है दशमलव वाला भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो आप कैसे करेंगे दशमलव वाला का एलसीएम और एचसीएफ, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे दशमलव, इसको मिटा ही देते हैं। दशमलव वाला क्या, अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना होगा, देखिए देखिए दशमलव वाला जब भी आ जाए ना एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, दशमलव का एलसीएम कह लीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दिए 0.5 का 0.002 का आप निकालिए, 0.025 कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वाला, ये हमने कर दिया। और 0. हम मान लीजिए कि 0.35 कर लेते हैं। ठीक है, और आपका एक ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका 0.005 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए और कहा जाए इसका एलसीएम निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्याएं आई है। तो दशमलव के बाद अधिकतम हमारा क्या आया है, अधिकतम 2 संख्या आया है, 0 3 5। किसी एक में भी अधिकतम आना चाहिए, जैसे किसी एक में अगर 5 अंकों तक आ गया तो उसी को लेंगे। तो हमने देखा कि दशमलव के बाद अधिकतम जो आया है संख्या वो 2 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर, 2 जीरो लगाकर, एक पर 2 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। फिर ये, अब इसका हमें देख लेना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जानते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। चूँकि ये 500 होगा और एक अंक के बाद दशमलव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये 35 हो जाएगा। और ये केवल 5 हो जाएगा, चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये केवल 5 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें क्या, अगर ये हमारा जो संख्या आ गया, अब इसमें जो भी पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो इन सब का एलसीएम निकाल दिए, और एचसीएफ पूछ रहा है तो इन सब का एचसीएफ आप निकाल दीजिए। तो जो भी आप निकालेंगे और उसमें थोड़ा सा स्टेप काम करना है, जैसे कि मान लीजिए 50, 35, 5 का हमें लघुत्तम ही निकालना है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि यूज़ कीजिए, चाहे जो भी विधि आपके पास है उस विधि का यूज़ करिए। हम भाग विधि प्रथम करते हैं, ठीक है। 5 से करेंगे तो ये जा सकता है, तो 5 10 में 50, 5 7 35, 5 एकम 5, अब तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 7 70 और 70 5 350, 350 इसका एलसीएम हो रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप करना है, जो भी 100 से गुना किए थे ना, अब हम इसके एलसीएम में भाग कर देंगे। तो 350 में हम भाग करेंगे कितना से, 100 से गुना किए थे, तो इस 100 से हम भाग कर देंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी आएगा क्या, 3.5, यानी इन सब का एलसीएम क्या होगा, 0.5, 0.35, 0.05 का एलसीएम जो होगा वो 3.5 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब अगर इन सभी संख्याओं का अगर आपसे पूछता था कि एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या करते हैं, हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, चाहे जो भी विधि यूज कीजिए, 5 विधि है, पांचों विधि में कोई भी विधि आप यूज करके एचसीएफ उस पूर्ण संख्या का निकाल देंगे और उसमें फिर हम भाग कर देंगे। तो 50, 35, 5 से 5 में करेंगे तो ये हमारा बड़ी सी बड़ी संख्या 5 ही दिख रही है, जो इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी डिवाइड कर देगी। तो जाहिर सी बात ये दिख रहा है हमें कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 5, केवल 5 हो जाएगा। जब 5 एचसीएफ हो जाएगा तो हमें क्या करना है, 100 से 100 में मल्टीप्लाई किए थे तो 100 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.05 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का 0.0, 0.5, 0.35, 0.05 का एचसीएफ पूछे तो 0.05 होगा, एलसीएम पूछे तो 3.5 होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो बस इतना ही है आपके कंसेप्ट में और इससे अधिक कुछ नहीं है। बाकी आपके अभ्यास प्रश्न में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, इससे पहले आपने 5 चैप्टर तक का सलूशन नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और ताकि क्लियर हो आगे जो भी चैप्टर बढ़ेगा तो पीछे वाले चैप्टर से कुछ रिलेट करके कहीं आए तो आपको कहीं दिक्कत कन्फ्यूज़न ना हो। आशा करते हैं समझ गए होंगे इतनी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्रश्न प्रकार जो भी क्वेश्चन टाइप दिया गया है उदाहरण में उसको सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।